क्या क्या और किस किस टाइप के इश्यूज़ आपको स्कॉर्पियन में आ सकते हैं महिंद्रा के साथ। इस की के साथ भी इशू है कि इसको ना आप गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ सकते हो। जनरली की गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी लिम्प मोड में चली जाती है, विच इज़ लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड। कीप योर कार अबाउट 2000 RPM ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स। अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड, बहुत सारे अजीब से इश्यूज़ आपकी गाड़ी में आएंगे जो किसी और की गाड़ी में नहीं आ रहे होंगे। महिंद्रा के साथ यही इशू है, इवन टाटा के साथ तो मेजर इशू है कि हर गाड़ी में अलग इश्यूज़ आते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अपनी इस गाड़ी के बारे में जो है स्कॉर्पियो एन Z8 ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव डीज़ल। और इस गाड़ी को मैंने परचेज़ किया था 31 जनवरी 2024 और अभी तक मैं अगर आपको दिखाऊं डिस्प्ले में तो मेरी गाड़ी चल चुकी है 21,500 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। एक बार ही दिखाता हूं आपको, ये देखो 21,451। तो अपनी इस गाड़ी को हम लोग बहुत जगह रोड ट्रिप्स पे लेके गए हैं। नॉर्थ की बात करें तो हम लोग इस गाड़ी को ले जा चुके हैं ज़ांस्कार वैली, प्रॉपर ऑफ रोड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंग ला पास, जहां पे हमने ड्राइव किया था अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर स्नो में सोलो ड्राइव। ईस्ट कोस्ट की बात करें तो हम लोग ले जा चुके हैं गाड़ी को ओडिशा, श्री जगन्नाथपुरी धाम। और वेस्ट कोस्ट की बात करें तो हम लोग ले जा चुके हैं अपनी गाड़ी को द्वारकाधीश, जो गुजरात में बिल्कुल वेस्ट पार्ट पड़ता है इंडिया में। तो अच्छी खासी हम लोगों ने टेस्टिंग कर ली है अपनी इस गाड़ी की। और अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो यार आपने बहुत वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया होगा कि पावर बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, कंफर्ट का कोई मुकाबला नहीं है इस गाड़ी का। हम लोगों ने ख़राब रास्तों पे भी 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करी थी ज़ांस्कार वैली में। मैंने वो अपनी वीडियोस में बताया भी था कि अगर कोई और गाड़ी होती तो हम रोज़ 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते। हमारे इस गाड़ी में जो पेंटा लिंक सस्पेंशन दिया है ना महिंद्रा ने, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो पॉजिटिव्स तो सबको पता है गाड़ी के, नेगेटिव्स भी पता है। जैसे ये DEF टैंक, जितनी ख़राब प्लेसमेंट इसकी हो सकती थी किसी गाड़ी में, वो इस गाड़ी में है। अगर कोई बोल्डर या बड़ा पत्थर आपके लेफ़्ट टायर के नीचे आया तो 90% चांसेस है वो DEF टैंक पे लगेगा। और आपकी गाड़ी का अगर DEF टैंक फटा तो आपकी गाड़ी फ्लैट बेड पे ही जाएगी। इसीलिए देखो मैंने एक्सेसरी लगवाई हुई है अलग, 6,500 रुपये स्पेंड करके एक मेटल का प्रोटेक्टर शील्ड लगाई हुई है DEF टैंक के लिए। अंदर यूटिलिटी स्पेसेस बहुत कम है गाड़ी में। मतलब मैं ब्रेज़ा डीजल से आता हूँ और विटारा ब्रेज़ा में इससे 3 टाइम्स ज़्यादा यूटिलिटी स्पेसेस थे। यहाँ पे बस एक पानी की 1 लीटर की बोतल आती है और बस आप ये कपड़े रख सकते हो। आर्म रेस्ट के नीचे बहुत छोटा एक वॉलेट आएगा, यहाँ एक मोबाइल आएगा, दैट्स इट। तो प्रैक्टिकलिटी पे महिंद्रा ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है और थार रॉक्स पे तो बिल्कुल ही नहीं दिया है। उस पे तो 1 लीटर की वाटर बॉटल भी डोर्स पे नहीं आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना अगर प्रैक्टिकलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे लिए है, क्योंकि हम लोग रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, तो थार रॉक्स अच्छी गाड़ी आपके लिए नहीं साबित होगी। इसमें भी बहुत यूटिलिटी स्पेसिस की कमी है, बट वो भी आपको पता होगा। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं, अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या और किस किस टाइप के इश्यूज़ आपको स्कॉर्पियन में आ सकते हैं महिंद्रा के साथ। तो स्टार्ट करते हैं भाई पहले इशू से, जो मुझे गाड़ी लेते ही फर्स्ट डे से आया है, वो है ये रिक्वेस्ट सेंसर। 50% ऑफ द टाइम दिस रिक्वेस्ट सेंसर डज नॉट वर्क। इससे गाड़ी लॉक या अनलॉक नहीं होती है मेरी। आप 2-3 क्लिप्स देखो, मैंने अलग अलग टाइम पे शूट किए हैं, आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी ये रही भाई, गाड़ी लॉक करते हैं। की इनसाइड व्हीकल,
ये भाई छोटी दिवाली का दिन है। ये की रिक्वेस्ट सेंसर से लॉक करेंगे और ये मैसेज देखेंगे अंदर की इनसाइड व्हीकल की। ये रही महिंद्रा। तो भाई देखिए आपने गाड़ी में डिस्प्ले में दिखाता है की इनसाइड व्हीकल, जबकि की मेरे पास ही रहती है, फिर भी ये रिक्वेस्ट सेंसर काम नहीं करता है। और इस की के साथ भी इशू है कि इसको ना आप गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ सकते हो। जनरली कीलेस एंट्री वाली कार्स में क्या होता है, अगर की गाड़ी के अंदर रखी है ना तो आपकी गाड़ी लॉक नहीं होगी जब तक एक वो सर्टेन स्पीड पे चलेगी नहीं। बट ये गाड़ी लॉक हो सकती है, तो इसलिए मैं इस की को कभी भी गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ता हूँ। ये हमेशा मेरी पॉकेट में रहती है क्योंकि ये बहुत अनरिलायबल है। की से आप गाड़ी लॉक करते हो, कई बार 2 डोर लॉक हो जाएंगे, आगे वाला, पीछे वाला 1 डोर नहीं होगा लॉक। और कई बार अनलॉक करोगे तो 4 डोर अनलॉक नहीं होंगे, 3 हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है भाई। ये की को आपको कभी भी गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है, वरना आप फंस जाओगे। एड्रीनॉक्स से आप कनेक्ट करने का ट्राई करोगे तो ये एड्रीनॉक्स बहुत ही यूज़लेस है। 90% ऑफ द टाइम ये कनेक्ट ही नहीं होता क्योंकि इसमें वोडाफोन और आइडिया वाला सिम दिया है महिंद्रा ने। उसके नेटवर्क बहुत जगह नहीं आते और जहाँ आते हैं वहाँ पे भी रिक्वेस्ट टाइम आउट होके ऐप बंद हो जाती है। उसको बार बार रीस्टार्ट करते रहो, 10 मिनट में एक बार गाड़ी कनेक्ट होती है। तो वो आप कोई यूज़ नहीं है। मेरी मानो तो आप इसको रिन्यू मत कराना। एड्रीनॉक्स को कोई भी यूज़ नहीं है उसका। इवन जो नोटिफिकेशंस दिखाता है इंजन इग्निशन ऑन और ऑफ के, वो भी डिलेड आते हैं। मतलब आप गाड़ी बंद करके दुकान से सामान लेके वापस गाड़ी ऑन करते हो ना, तब तो दिखाता है कि गाड़ी बंद हुई है आपकी। तो उसका पर्पज़ ही फॉरफिट हो जाता है अगर नोटिफिकेशंस इतनी डिलेड आएंगी 3 से 5 मिनट तक। तो ये मेजर इशू 2। सबसे बड़ा तो रिक्वेस्ट सेंसर का मेरी गाड़ी में स्टार्टिंग से ही है और महिंद्रा को मैं कई बार बता चुका हूँ। कस्टमर केयर पे मैंने ईमेल डाल दिया था, कुछ नहीं उनसे रिजॉल्व हुआ। मैंने इवन आनंद महिंद्रा सर को भी ट्वीट कर दिया था, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक ट्वीट का रिप्लाई आता है कि यार टेक्निकल टीम विल कॉन्टैक्ट यू। और 3 महीने हो गए उस ट्वीट को। मैं देखूँगा, अगर मुझे मिल गया तो मैं ऐड कर दूँगा। और कॉल तो क्या, मिस्ड कॉल भी नहीं आई है महिंद्रा से। तो भाई बी प्रिपेयर्ड। अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो महिंद्रा से इश्यूज़ रिज़ॉल्व कराने में आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होगी आपकी। महिंद्रा वालों को कोई मतलब नहीं रहेगा क्या इशू आ रहे हैं क्या नहीं। आपको खुद ही पीछे पड़ के इश्यूज़ रिज़ॉल्व कराने पड़ेंगे क्योंकि 90% चांसेस हैं इस गाड़ी में आपको कोई ना कोई अजीब से इश्यूज़ आएंगे। अब चलते हैं अंदर और अंदर के इश्यूज़ बताता हूँ आपको। तो भाई अगर अंदर के इश्यूज़ की बात करें ना, तो MID और इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड कई सारे बग्स हैं गाड़ी में जो स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं और आज तक महिंद्रा से रिजॉल्व नहीं हुए हैं। कभी ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी चलते चलते, कभी ये स्क्रीन आपकी ब्लैंक हो जाएगी। स्पीकर्स में से म्यूजिक की साउंड आ रही होगी बट ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। मैं स्क्रीन पे ऐड करता हूँ वीडियोस 1-2, देखो आप। बाकी उसके साथ साथ इशू क्या आएगा आपको, एंड्रॉयड ऑटो अगर आप यूज़ करते हो ना, तो जिस दिन आपका दिमाग ख़राब होना होगा ना, उस दिन 1 घंटे में 10-10 बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जब नहीं डिस्कनेक्ट होना होगा तो ये 5-5 घंटे भी कंटिन्यूसली बढ़िया चलेगा। तो ये बहुत ही अनरिलायबल है एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस कनेक्शन स्कॉर्पियो एन में। सर्विस सेंटर पे मैं कई बार उनको वीडियोस भी दिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कोई जहमत नहीं उठाई कि इसको रिजॉल्व करें। वो बस ये देख लेते हैं कि सिस्टम का सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है। मैंने बोला सिल्वर बॉक्स आप चेंज कर दो, लेकिन वो नहीं करते हैं। कितना ही पीछे पड़ोगे यार। इसी चीज़ का महिंद्रा फ़ायदा उठाता है कि यार उनको पता है कि नौकरी वाले बंदे हैं, बिजनेस वाले बंदे हैं, कितनी बार ही हमारे पास धक्के खा लेंगे, तो इसीलिए उनसे ये इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते हैं। एक और इशू आता है इस गाड़ी में रैंडमली। आप ड्राइव मोड पे गाड़ी आपने लगाई हुई है, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे चल रहा है और वो 2-3 मिनट तक चलता रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो वो भी एक बग है, कभी भी आ जाता है, कोई सिस्टम नहीं है उसका। कई बार गाड़ी रीस्टार्ट करने से चला जाता है, कई बार अपने आप ही बंद हो जाएगा 2 मिनट तक चल के। तो ये 2-3 इश्यूज़ ना इन दोनों स्क्रीन के साथ है। तो भाई एक बूटअप टाइम होता है सिस्टम का, आप मोबाइल लैपटॉप हर चीज़ का होता है। इन दोनों स्क्रीन का कोई बूटअप टाइम कंसिस्टेंट नहीं है।
कई बार क्या होता है, आप जैसे इग्निशन ऑन करते हो ना तो ये इंस्टेंटली चलता है, और कई बार क्या होता है 40-40 सेकंड तक ये स्क्रीन कोई भी नहीं चलती, वो टाइम लेती है रिस्पॉन्ड करने में। इतने में आप गाड़ी स्टार्ट ही कर देते हो। तो कोई कंसिस्टेंट बूटअप टाइम ना इस स्क्रीन का है ना MID का है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। कभी इसमें गाड़ी स्टार्ट करते ही 2 सेकंड में रेडियो चल जाएगा, कई बार 1 मिनट तक ही नहीं चलेगा। डिस्क्लेमर वाली स्क्रीन पे गाड़ी हैंग हो जाएगी। जो फिनिश होती है एक प्रोडक्ट में, फिनिशिंग होती है, वो फिनिशिंग ना इस गाड़ी में नहीं है, और महिंद्रा की ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स महिंद्रा डालता है ना, तो मेजर इश्यूज़ ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही हैं। प्लस मेरी गाड़ी में एक बड़ा इशू आया था भाई गुजरात ट्रिप पे, 2nd मंथ में, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से रिलेटेड। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या था स्क्रीन पे। तो भाई यहाँ पे एक ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप आता है MID पे। गुजरात ट्रिप से वापस आते वक्त हमारी गाड़ी में चलते चलते मॉर्निंग में वो ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप यहाँ पे आ गया था, जिसकी वजह से गियर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेव कर रहा था। आप वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा। जैसे ड्राइव मोड या रिवर्स मोड पे गाड़ी लग रही थी ना, तो एकदम झटका लग रहा था, और गाड़ी मेरी बंद भी नहीं हो रही थी पार्क मोड में डालने के बाद भी। वो ड्राइव मोड पे लगाते झटका लग रहा है, ये देखो, है ना, ऐसे रिवर्स में लग रहा है झटका, और पार्क में ये बंद नहीं हो रही है। एक नई दिक्कत महिंद्रा का, कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल, अब मैं P पे कर रहा हूँ और गाड़ी को कर रहा हूँ स्टॉप, तो ये कह रही है शिफ्ट टू P टू टर्न ऑफ, और जबकि ये देखो आप पार्क पे ही है, गाड़ी बंद ही नहीं हो रही भाई। उस इश्यू को महिंद्रा आज तक नहीं डिटेक्ट कर पाया। मैंने गाड़ी 3 बार सर्विस सेंटर भेजी, कस्टमर केयर पे कांटेक्ट किया महिंद्रा को, लेकिन उनको इश्यू ही नहीं मिला, क्योंकि उनको कोई एरर कोड ही नहीं मिला गाड़ी में OBD स्कैनर से कनेक्ट करने के बाद। और ये मैंने और भी 1-2 स्कॉर्पियन ऑटोमेटिक ओनर्स के साथ ये इशू देखा है। और उसके साथ ही मुझे एक बारी और इशू आया था, जो यहाँ पे होता है हिल होल्ड कंट्रोल, लद्दाख वाली ट्रिप पे, वो यहाँ पे साइन आ गया था, जो कि चलती गाड़ी में नहीं आना चाहिए, और वो 100 किलोमीटर तक रहा था। उसके बाद अपने आप ही हिल होल्ड कंट्रोल वाला साइन चला गया था। तो ये जो बग्स है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के महिंद्रा की गाड़ियों में यार, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये ना काइंड ऑफ आपको थोड़ा थोड़ा इरिटेट करने लग जाते हैं। अगर आपको गाड़ियों से प्यार नहीं है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे, और अगर आपको गाड़ियों से प्यार है तो आप फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर ही लोगे। बाकी भाई अगर मेरी रिकमेंडेशन मानो तो अगर आपको 4 व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं लेनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्कॉर्पियो एन का पेट्रोल वेरिएंट आप उठाओ। वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आपको ओनरशिप रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी कमी इन गाड़ियों की है BS6 डीजल वाली टेक्नोलॉजी। इसके अंदर DEF डलता है, DPF फिल्टर होता है, और वो बहुत इशू क्रिएट करता है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे। क्योंकि मैं इसको हानले लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख लेके गया था, वहाँ पे हमारी गाड़ी में आ गया था इंजन चेक लाइट, और इशू निकला DEF डोजिंग का। मेरे चैनल पे वो वीडियो है, डिटेल में आपको पता लग जाएगा अगर आप देखोगे तो। यहाँ इंजन के पास ना एक DEF डोजिंग की यूनिट होती है, जो DEF स्प्रे करती है इंजन में, और वो यूनिट माल फंक्शन करने लग गई थी। उसके आसपास DEF जमा हो गया था हाई ऑल्टीट्यूड्स और लो टेम्परेचर्स की वजह से, जिसकी वजह से इंजन चेक लाइट आ गई थी। और लकीली हमारी गाड़ी लिम्प मोड में नहीं गई, अदरवाइज़ ये गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी लिम्प मोड में चली जाती है, विच इज़ लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड, जहाँ पे आपकी गाड़ी 2000 RPM से ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल पावर लॉस कर जाएगी, और फिर आपको गाड़ी सर्विस सेंटर ही लेके जानी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो अगर आपको अपनी गाड़ी लद्दाख और स्पीति और हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज़ में लेके जानी है ना, तो एक टिप रहेगी भाई, कभी भी इस डीजल गाड़ी का RPM 2000 से नीचे नहीं जाना चाहिए हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, अदरवाइज़ एक ऑक्सीजन सेंसर माल फंक्शन थ्रो कर देगा और आपकी गाड़ी लिम्प मोड में चली जाएगी, और दूसरा DPF फिल्टर चोक होना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा कीप योर कार अबव 2000 RPM ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स, वरना ये बहुत परेशान कर देगी आपको। सर्विस सेंटर ले जानी पड़ेगी गाड़ी। हमें एक गाड़ी मिली थी लद्दाख ट्रिप पे, स्कॉर्पियो एन, जो कि उनको वापस ले टो करानी पड़ी थी, क्योंकि उसका DPF चोक हो गया था पूरा। तो बहुत बड़ा इशू है BS6 डीजल कार्स के साथ कि आप इनसे माइलेज नहीं निकाल सकते हो बिल्कुल भी, खासकर माउंटेन्स पे, क्योंकि आपको हाई RPM पे ही गाड़ी रखनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक उस केस में अच्छी है, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑलरेडी
अपने आप ही आरपीएम 2100 से ऊपर रख रहा था पूरी ट्रिप पे और 2500 आरपीएम पे गियर चेंज कर रहा था। तो अगर आप मैनुअल स्कॉर्पियन ले रहे हो ना, तो वो भी डीजल, तो भाई आरपीएम 2000 से ऊपर ही रखने हैं पहाड़ों पे, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी आपको। प्लस दूसरी चीज़ मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर आपको 4 व्हील ड्राइव नहीं चाहिए तो पेट्रोल स्कॉर्पियन लो, कोई इशू ही नहीं होगा, ना डीपीएफ का ना डीईएफ का, और माइलेज में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों कार्स में। और कायदे से अगर मेरी मानो तो भाई इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव होना ही चाहिए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस 4 व्हील ड्राइव लो, नहीं तो स्कॉर्पियन पेट्रोल लो। क्योंकि अगर मैं आपको माइलेज दिखाऊं ना, तो पेट्रोल और डीजल में कोई खासा फ़र्क माइलेज में है नहीं। क्योंकि ये देखो, अब मैं बूट अप स्क्रीन की बात कर रहा था ना, ये देखो आपके सामने कितनी देर लगाई, देखो माइलेज भाई, सिटी माइलेज, और ये बहुत ज़्यादा माइलेज निकली हुई है अभी, ये माइलेज ज़्यादा है। अदरवाइज सिटी में ये देखो बहुत डिलेड है सिस्टम। सिटी में ये गाड़ी माइलेज देती है 7-8 kmpl, और हाईवेज पे, एक्सप्रेसवेज पे अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हो 100 के आसपास स्पीड पे, क्रूज पे लगा के, तो ये गाड़ी मैक्सिमम देगी 12.5 kmpl बस। इससे ज़्यादा माइलेज इस ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव स्कॉर्पियन से आप मत एक्सपेक्ट करना, वरना आपको निराशा ही मिलेगी। और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई जिसकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलनी ना, जिसकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलनी है उसको पेट्रोल स्कॉर्पियन लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हाईवे पे 10-11 की माइलेज दे देती है, ये 12-13 की ही देती है मैक्सिमम, 13 भी नहीं जाती है, अब तो 12 के आसपास ही रहती है। तो भाई अब क्वेश्चन आता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं, और किन्हें ये गाड़ी लेनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली, इफ़ यू वांट टू डू लॉन्ग रोड ट्रिप्स 3000, 5000, 10,000 किलोमीटर, and if you want to take your car anywhere and everywhere, then this could be a very good option for you। ये गाड़ी कहीं पे भी जा सकती है और हर जगह जा सकती है। हमने सारी टेस्टिंग कर ली है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं देखा है तो आप देखो, आपको सारी सीरीज़ मिल जाएंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या लेवल की हम लोगों ने टेस्टिंग की, और वो भी सोलो। तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जो बहुत लंबा जाना चाहते हैं रोड ट्रिप्स पे, बशर्ते आप इश्यूज़ को हैंडल कर पाओ। अदरवाइज़ अगर आप जल्दी फ्रस्ट्रेट होने लगे इश्यूज़ से, तो आपको इस गाड़ी में फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि महिंद्रा में भाई रैंडम इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे, 99% चांसेस हैं। बाकी आप अगर मेरी गाड़ी देखो तो मैंने बहुत सारी एडिशनल एक्सेसरीज़ लगवाई हुई हैं। ऊपर रूफ़ कैरियर है, जेरी कैन है, टायर्स अपग्रेडेड हैं, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है, डीएफ प्रोटेक्शन है, आगे लाइट्स अपग्रेडेड हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कराई हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए कि क्या क्या एक्सेसरीज़ पे मैंने कितना खर्चा किया और कौन सी यूज़फुल है कौन सी नहीं, तो आप मुझे बताना, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। बाकी फ़िलहाल तो आई थिंक मैंने सारे इश्यूज़ पे बात कर ली है। बस मुझे इस वीडियो में ये बताना है कि ये गाड़ी लोगे तो इश्यूज़ के लिए प्रिपेयर रहना, अदरवाइज़ आप परेशान होने लग जाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो गाड़ी से रिलेटेड या रोड ट्रिप से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मौज लो, रोज़ लो। जय हिंद, जय माता दी। और अगर आप थार रॉक्स लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये गाड़ी आप ज़रूर टेस्ट ड्राइव करके देखो और बैठ के देखो अच्छे से। ये गाड़ी कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम है एज कम्पेयर टू थार रॉक्स, और ये ज़्यादा स्टेबल भी रहेगी बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन। तो थार रॉक से एनी डे ये स्टिल एक बेटर प्रोडक्ट है, ऊपर वाले सेगमेंट का प्रोडक्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि गाड़ी को किस पर्सपेक्टिव से लेके डिजाइन किया गया है। स्कॉर्पियन बनी है लंबी लॉन्ग रोड ट्रिप्स के लिए, साथ में किसी भी टेरेन पे जाने के लिए, वेयरएज थार रॉक्स बनी है फर्स्टली ऑफ रोडिंग के पर्पस के हिसाब से, और फिर उसमें कंफर्ट ऐड ऑन किया गया है ताकि रोड ट्रिप्स पे लोग लेके जा सके प्रैक्टिकलिटी के साथ, 5 लोग बिठा के। तो ये मेजर डिफरेंस रहेगा। तो अगर आप थार रॉक्स देख रहे हो क्योंकि मार्केट में हवा चल रही है, तो भाई उस हिसाब से गाड़ी कभी भी मत लेना।
अपनी यूजेबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गाड़ी लेना और इस गाड़ी को जरूर चेकआउट करना। ये स्टिल थार रॉक से बेटर प्रोडक्ट है मेरी अगर आप मानो तो, अदरवाइज आप खुद ही चेकआउट करो, आपको पता लग जाएगा।